गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश छोटिया, मेरा नाम कैलाश छोटिया है। और जैसा आपको पता है बच्चों, रघुनाथ स्कूल जो रत्नगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों मैं आपको कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान है वो उसका अध्ययन करा रहा हूँ नोट्स के माध्यम से। मैं आपको रोज़ नोट्स लिखाता हूँ। हमारा जो तीसरा अध्याय है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, वो चल रहा है, जिसके तहत हम देखते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार बंगाल पर अधिकार किया, किस प्रकार कंपनी ने 2 दशकों तक विचार विमर्श करने के बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त है उन्होंने शुरू कर दिया था। अगर अर्थव्यवस्था में संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय में कैसे आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के जो ज़्यादातर अफसर थे उनको भी यह लगने लग गया था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है। जो मुगल कालीन जो खेती चल रही है उससे काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए खेती में आमूल चूल परिवर्तन करने जरूरी है। खेती में नई भू राजस्व प्रणालियों को लागू करना आवश्यक है। इसको ध्यान में देखते हुए अंग्रेजों ने सबसे पहले इस सवाल पर उन्होंने करीब 200 सालों तक विचार विमर्श किया, 200 सालों तक उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद, इस पर विचार विमर्श करने के बाद 2 दशकों तक उन्होंने बहस चली। आखिरकार कंपनी ने चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से, इस जो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली थी, इस बंदोबस्त के हिसाब से राजस्व वसूली के लिए किसानों से जो लगान वसूल किया जा रहा था, उसके लिए राजाओं, तालुकदारों और जमींदारों, इनको उत्तरदायी माना गया। उन पर उत्तरदायित्व है वो निश्चित किया गया। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया। उन्हें किसानों से राजस्व वसूल करने और कंपनी के कोष में लगान को जमा कराने के लिए उत्तरदायी है वो माना गया। तो जो तालुकदार, राजा या जमींदार थे, उन्हें किसानों से लगान वसूल करने, किसानों से लगान का निर्धारण करने और लगान का निर्धारण करने के अलावा उन्हें केंद्रीय कोष में या कंपनी के कोष में उसे जमा कराने के लिए उत्तरदायी है वो माना गया। उसके लिए उन्हें उत्तरदायी है वो ठहराया गया। यदि कोई जमींदार, सामंत, राजा या तालुकदार निर्धारित राजस्व को कंपनी के कोष में जमा कराने में असफल रहता था, यदि वह कंपनी के कोष में उसे जमा कराने में विफल रहता था, तो उसकी जागीरदारी को नीलाम कर दिया जाता था। उसे नीलाम के रूप में घोषित कर दिया जाता था। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं होना था। स्थायी बंदोबस्त के तहत कंपनी को लगता था कि उसकी आय है वो निर्धारित रहेगी और वह लगान वसूलने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगी। उसने जमींदारों, राजाओं, तालुकदारों को लगान वसूली के लिए लगा दिया। लगान वसूली के लिए उन्हें जिम्मेदार है वो माना गया। लगान वसूली के लिए राजाओं, सामंतों, जागीरदारों, तालुकदारों आदि को उत्तरदायी है वो माना गया। उन पर उत्तरदायित्व है वो सुनिश्चित किया गया या उन पर उत्तरदायित्व के रूप में उन्हें मान्यता दे दी गई। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, इसके तहत कंपनी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या चार्ल्स कॉर्नवालिस को लगता था कि इससे कंपनी को नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, कंपनी की आय निश्चित रहेगी, कंपनी अपने अन्य खर्चों के बारे में सोच सकती है। और कंपनी को लगता था कि जो जमींदारों को जो आय होगी वो उससे कृषि सुधार होगा, कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाएगा और वो जमीनों के सुधार के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। उन्हें लगता था
क्योंकि राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे। मगर स्थायी बंदोबस्त से समस्या पैदा हुई थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार है वो जमीन में सुधार के लिए, कंपनी के अफसरों ने सर्वेक्षण किया और इसमें पाया कि जमींदार अभी भी जमीन में निवेश करने, भू सुधार करने, राजस्व वसूली के नए तरीके अपनाने में असफल रहे हैं। वो जमीन में निवेश नहीं कर रहे हैं। जमीन की स्थिति में, जमीन की क्वालिटी में कोई परिवर्तन है वो नहीं आ रहा है। जमींदार है वो खेती के अंतर्गत कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। जमींदार है वो जमीन में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कंपनी के अफसरों को भी यह लगा कि जो कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने के लिए जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। कंपनी ने जो सालाना वार्षिक कर निर्धारित किया था, राजस्व निर्धारित किया था, वो इतना ज़्यादा था, वो इतना अधिक था कि उसे जमींदार, भूस्वामी, तालुकदार या राजा थे, वो उसे चुकाने में भारी परेशानी महसूस कर रहे थे। वो उसे चुकाने में असफल रह रहे थे या वो उसे चुकाने में सफल नहीं हो रहे थे। इसके लिए असल में जो कंपनी ने राजस्व तय किया था वो ज़्यादा था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होते थे तो उनकी जमींदारी वो छीन ली जाती थी। यदि कोई जमींदार है, जागीरदार है, राजा है, तालुकदार है, वो राजस्व चुकाने में असफल रहता था तो उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। उसकी जमींदारी को वापस राजा के द्वारा, जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उनके द्वारा उसे वापस ले लिया जाता था। और कभी कभी तो इस जो जमींदारी थी उसको नीलाम तक कर दिया जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक बोली लगाने वाले को, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को वह बहुत सारी ज़मीन है वो दे दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ रही थी, खेती में विस्तार होने लगा था। जमींदारों की आमदनी तो बढ़ी लेकिन कंपनी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकती थी, अतः एक नई व्यवस्था की ओर कंपनी का ध्यान गया। 19वीं शताब्दी में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो गया था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा है वो सुधार लाना आवश्यक है। राजस्व बंदोबस्त में दोबारा है वो सुधार करना जरूरी है। राजस्व बंदोबस्त में दोबारा है वो सुधार करना जरूरी है। अतः जिससे कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत महसूस हो, स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसमें होल्ड मैकेंजी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसने नई व्यवस्था को लागू कर दिया था। नई व्यवस्था को उसने शुरू किया था, 1822 में उसने लागू किया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसे बचाना बहुत जरूरी है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। उसके आदेश पर, मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, जमीन की पैमाइश की और एक खेत से अनुमानित जो उपज थी उसका अनुमान लगाया गया और उस आधार पर पूरे गांव या गांव का जो समूह था उसे महाल कहा जाता था। तो बंगाल के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र थे उसमें मैकेंजी ने कलेक्टरों से गांव का दौरा करवाया, भूमि की पैमाइश कराई और खेत से अनुमानित जो फसल थे उसका अनुमान लगाया गया और इस आधार पर पूरे गांव से या जो गांव का समूह था जिसे हम महाल कहते हैं उससे राजस्व का निर्धारण है वो किया गया। उसी से राजस्व का निर्धारण किया गया था। गांव को एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब है वो लगाया गया था। तो मैकेंजी ने क्या किया, जो गांव में खेतों की पैमाइश करवाई, अनुमानित फसल का अनुमान लगाया और एक खेत में होने वाली फसल के आधार पर पूरे गांव या गांव का जो समूह था जिसे महाल कहते हैं उससे राजस्व का निर्धारण किया गया, उससे राजस्व को तय किया गया। राजस्व का निर्धारण या राजस्व को तय किया गया था, जिसके तहत पूरे गांव से या जो गांव का समूह था जिसे महाल कहते हैं उससे राजस्व को तय कर लिया गया था, राजस्व का निर्धारण है वो कर लिया गया था।
अब क्या हुआ, अब समय समय पर संशोधन को गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और इसे कंपनी को जमा कराने का जिम्मेदार जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। लगान को इकट्ठा करने और कंपनी के कोष में जमा कराने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। जमींदारों को हटा दिया गया और गांव के मुखिया को लगान वसूल करने और उसे केंद्रीय कोष में जमा कराने के लिए उत्तरदायी माना गया। राजस्व वसूल करने और राजस्व को केंद्रीय कोष में जमा कराने का लिए उत्तरदायी माना गया। इस व्यवस्था को हम मैलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसे हम रेतवाड़ी कहते हैं। टीपू सुल्तान के साथ चल रहे युद्धों में कंपनियों के द्वारा कब्जे में किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर देखा गया था। दक्षिण में जो परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि सीधे किसानों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं या जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। इसके आकलन से पहले खेतों का सावधानी से सर्वेक्षण किया गया। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण के क्षेत्र थे जहाँ पर कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, वहाँ पर रेतवाड़ी की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत किसान या रेत से भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। किसान या रेत को सीधे लगान वसूल करने और उसे केंद्रीय कोष में जमा कराने के लिए उत्तरदायी है वो माना गया था। किसानों को से अलग से राजस्व का या लगान का निर्धारण किया गया था। राजस्व के निर्धारण करने में बड़ी सावधानी से और कुशलतापूर्वक ध्यान रखा गया था। अंग्रेजों को मानना था या मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों को रक्षा करनी चाहिए। नई व्यवस्था लागू होने के कुछ साल के भीतर ये समस्या आ गई। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जमीन से होने वाली आमदनी या राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में ब्रिटिश अधिकारियों या राजस्व अधिकारियों ने इतना अधिक लगान का निर्धारण कर लिया था कि किसान थे वो राजस्व चुकाने में पूर्ण रूप से असफल रहे थे। किसान थे राजस्व चुकाने के लिए महाजनों से पैसा उधार लेने लगे। इस प्रकार किसान या रेत थे वो महाजनों के ब्याज के चंगुल में फंस गए थे। किसान राजस्व चुकाने नहीं पा रहे थे। किसान या रेत है वो गांव छोड़कर भागने लग गए थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। अफसरों को यह उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को समृद्धिशाली बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई कुछ व्यवस्था नहीं हुई। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ साल के भीतर अनेक समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व अधिकारी थे उन्होंने लगान की दरें इतनी ऊंची तय की थी कि किसान उन्हें किसी भी तरीके से चुकाने में असफल था। किसान राजस्व नहीं दे पा रहे थे। जो किसान या रेत थे वो राजस्व चुकाने में असफल रहे थे, तो किसान या रेत वो गांव छोड़कर भागने लगे। उनका गांवों से खेती से मोह भंग हो गया, क्योंकि राजस्व की दरें थी वो इतनी अधिक थी कि उसे चुकाने के लिए किसानों को महाजनों से अतिरिक्त पैसा वो उधार में लेना पड़ रहा था। क्योंकि इससे किसानों का खेती से मोह भंग हो गया और राजस्व अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण किसान थे वो खेतों को छोड़कर भागने लगे। रेत है वो खेतों को छोड़कर उन्होंने खेती छोड़ दी। गांव के गांव वीरान हो गए। गांव के गांव वो खाली हो गए। अब क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने नील की और अफीम की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। कंपनी ने कुछ नई फसलों पर प्रयोग साबित किया। कुछ नई फसलों का उन्होंने प्रयोग है वो शुरू किया। नील और अफीम की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया। किसानों को मजबूर किया गया कि वो नील और अफीम की खेती करें। नील और अफीम की खेती के लिए किसानों को जोर डाला गया, उनको उत्तरदायी माना गया। अगले 150 सालों में कंपनी ने किसी भी फसल के लिए किसानों को बाध्य किया। जैसे बंगाल में पटसन, आसाम में चाय, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कपास, पंजाब में गेहूं और मद्रास में चावल की खेती के लिए किसानों को बाध्य है वो किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगले 150 साल में कंपनी ने किसी तरह से किसानों को खेती के लिए बाध्य किया। उन्हें एक विशेष प्रकार की फसल, चाहे अफीम हो, चाहे नील हो, चाहे पटसन हो, चाहे चाय हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, इसकी खेती के लिए बाध्य किया गया था। इसकी खेती के लिए उन पर जोर डाला गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को किस प्रकार संकट का सामना करना पड़ा। जो रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो भू राजस्व अधिकारी थे उन्होंने
भू राजस्व को निर्धारण करने में आय बढ़ाने के लिए इतनी अधिक राजस्व की दरें तय कर दी थी कि किसान उसे किसी भी तरीके से चुकाने में असमर्थ था। किसान उन्हें चुका ही नहीं सकता था। इसलिए रेतर किसान वो भागने लगे। 150 वर्षों के दौरान कंपनी ने पटसन, कपास, नील, गेहूं, चावल की खेती के लिए किसानों को बाध्य किए। तो ये आपको आज पॉइंटों के माध्यम से मैंने समझाया है। इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।